देखो आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैं कोशिश करूंगा एक्चुअली हमारी जो लास्ट क्लास थी उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें, थोड़ा सा उसको और डिस्कशन दोबारा कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे कहते थे हमें कुछ अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसके कुछ ऐसे थे। तो आप दोबारा रिपीट कर देते तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो कॉमन एंड इफेक्ट को हम दोबारा डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स के साथ। कॉमन एंड इफेक्ट, ठीक है जी। डाउट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, कॉमन एंड इफेक्ट में क्या होता है बच्चे, अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। अगर आपको इसकी डिटेल एक्स्ट्रा देखनी है तो सीबीएसई के लेक्चर से जाके देख सकते हैं, मैं इसकी डिटेल नहीं कराऊंगा यहाँ पर। एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन। तो अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं जिसके अंदर एक आयन कॉमन हो, जैसे इसके अंदर H प्लस आयन क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो H प्लस आयन कॉमन होने की वजह से सिस्टम चाहेगा H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो, और H प्लस की कंसंट्रेशन एक ही तरीके से कम हो सकती है जब एसिडिक एसिड बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाए। अगर एसिडिक एसिड बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, यानी कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, यानी कि इसका अल्फा पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट the dissociation of weak electrolyte is further suppressed provided one of the ion between these two is common। एक आयन कॉमन होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक हो जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। पर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए HCl की जरूरत ही क्यों थी? क्या ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए सोडियम एसीटेट से काम चल सकता था? जरा चेक करते हैं। सोडियम एसीटेट क्या दे देगा? एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन। तो अभी भी तो आयन कॉमन ही है ना, एसीटेट एसीटेट। So the equilibrium is shift in the backward direction, यानी कि the degree of dissociation of acetic acid will further suppress। कॉमन एंड इफेक्ट यहाँ पे भी ऑपरेट होगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन, कौन सा आयन इसके अंदर कॉमन है? अमोनियम आयन कॉमन है। तो अगर आयन कॉमन है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है, द वीक विल बिकम फर्दर वीकर। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल फर्दर डिक्रीज। जैसे HCl और H2S का है, HCl और H2S का केस अगर आप देखें तो H2S H प्लस आयन देते हैं, HCl भी H प्लस आयन देते हैं, पर फर्क ये है कि एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। तो इक्विलिब्रियम आयन कॉमन होने की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। पर जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ना, तो इसके अंदर अमोनियम आयन भी पीछे जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी पीछे जाएगा। तो कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की डिक्रीज हो जाएगी। बच्चा कहता है कि सर अमोनियम की भी तो डिक्रीज होगी। अमोनियम की डिक्रीज इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमोनियम आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं, इसलिए उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर किसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा? सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन पे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे AgCl है, AgCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। AgCl अगर वीक है तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अगर मान लीजिए मैंने इसमें NaCl डाल दिया तो NaCl क्या देगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, द इक्विलिब्रियम ऑफ AgCl विल शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो भी वापस आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस केस में कॉमन इफेक्ट लगेगा, किस किस केस में कॉमन इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर आप स्कूल में सॉल्ट एनालिसिस करें, सॉल्ट एनालिसिस में कटायन का एनालिसिस करें, बेसिक रेडिकल जिसको कहते हैं, उसके ग्रुप 1 में जाएं। कटायन में ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2 होते हैं। उसके अंदर जो रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl होता है। मतलब डाइल्यूट HCl डाल के आप ग्रुप 1 के कटायन जो कि लेड होता है उसको प्रेसिपिटेट करवाते हैं, PbCl2 की फॉर्म में। ग्रुप 2 के अंदर जो रिएजेंट होता है वो होता है HCl प्लस H2S। अब HCl प्लस H2S क्या कर रहा है ग्रुप 2 में? कॉमन एन इफेक्ट लगा रहा है। यानी कि इसके केस में कॉमन एन इफेक्ट लगेगा और किसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी? सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी।
सल्फाइड की कंसेंट्रेशन के कम होने से ग्रुप टू के कटायन सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। सो ग्रुप टू कटायंस, ये ग्रुप टू वो वाला मत मान लेना पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप टू, इनका ग्रुप अलग होता है। ग्रुप टू कटायन विल प्रेसिपिटेट इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। हालांकि इसकी और भी डिटेल है, पर वो डिटेल अभी आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं जिक्र भी नहीं करूंगा इसका। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट की उसकी डिटेल है, अभी मैं उसका बात नहीं करूंगा। यानी कि अब आपसे अगर पूछा जाए ग्रुप टू के कटायन को प्रेसिपिटेट कराने के लिए रिएजेंट क्या डालते हैं, आपने बताना है HCl एंड H2S डालते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप टू के कटायन को प्रेसिपिटेट करने के लिए कॉमन एन इफेक्ट कैसे लगता है, HCl और H2S से लगता है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सल्फाइड की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी। ग्रुप टू कटायन आर प्रेसिपिटेटेड इन विच फॉर्म, दे आर प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड। PbS बनता है, Cu2S बनता है, ठीक है ना, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। और जैसे ही आप ग्रुप थ्री के कटायन में जाते हैं, सॉल्ट एनालिसिस नहीं किया तो आपके पास समझ ही नहीं आएगी मैं क्या भूल गया। ग्रुप थ्री के लिए आप ऐड करते हैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के आप फिर क्या लगा रहे हैं, कॉमन एन। कैसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन एन इफेक्ट विल बी ऑपरेटेड, concentration of ammonium ion will increase, the equilibrium of ammonium hydroxide will shift in the backward direction, अल्टीमेटली नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड को। तो किसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, OH माइनस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। अगर OH माइनस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, सो ग्रुप थ्री कटायन will precipitate in form of their हाइड्रोक्साइड्स। यानी कि ग्रुप थ्री में कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप थ्री में तीन कटायंस होते हैं, एल्यूमिनियम 3+, Fe3+, क्रोमियम 3+। ये तीनों किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन तो याद कर सकते हो, ग्रुप थ्री का रिएजेंट क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप थ्री के कटायन में कौन सा इफेक्ट लगता है, कॉमन इफेक्ट लगता है, क्या डाल के लगता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, हाइड्रोक्साइड की। कौन प्रेसिपिटेट होते हैं, किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप थ्री के कटायन Fe3+, Al3+ और क्रोमियम 3+ प्रेसिपिटेट होते हैं। इन विच फॉर्म दे आर प्रेसिपिटेटेड, आंसर दे आर प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड। कॉमन इफेक्ट यहां भी लगता है। कॉमन एन इफेक्ट का न्यूमेरिकल मैं दोबारा से कराऊंगा जो लास्ट क्लास में कराया था, पर उससे पहले मैं आपको कॉमन एन इफेक्ट से जुड़े कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता दूं और डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉमन एन इफेक्ट, हाँ, जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन एक वीक एसिड है जिसका नाम होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसिड एक वीक एसिड है, तो इसको एक काम करते हैं HA लिख लेते हैं, मतलब वीक एसिड है। कहां उसका स्ट्रक्चर बनाता रहूंगा, स्ट्रक्चर बना देता हूं, कहीं आपको लगे कि सर ने स्ट्रक्चर नहीं बताया, तो स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये एस्प्रिन है। एस्प्रिन मतलब डिस्प्रिन, डिस्प्रिन मतलब सिरदर्द की गोली जो खाते हो, इकोस्प्रिन के नाम से भी आती है, खून को पतला करती है। अब ये वीक एसिड होते हैं, बेंजीन है ना, कार्बन है ना, वीक एसिड होगी, यानी कि ये ज्यादा H+ देती होगी, कम H+ देती होगी, ये कम H+ देती होगी। अब हमारे स्टमक में कौन बैठा है, HCl, हमारे स्टमक में तो HCl बैठा है। जैसे हमारे स्टमक में HCl है तो वो भी क्या दे रहा होगा, यानी कि कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा हो गई, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द, इट मींस एस्प्रिन विल बी अनडिसोसिएटेड, almost अनडिसोसिएटेड इन स्टमक। पर जैसे ही एस्प्रिन यानी कि डिस्प्रिन की गोली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां कौन सा मीडियम होता है, 10th में पढ़ा होगा, वहां अल्कलाइन मीडियम होता है, वहां जाके ये क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो एस्प्रिन इज ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड इन द स्टमक एंड हाईली डिसोसिएटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कॉमन इफेक्ट। और कॉमन इफेक्ट का एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने स्कूल में फिनोक्सिलिन यूज करी होगी। Phenolphthalein is used as an indicator in acid-base titrations.
जब आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हो तो ये एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, क्योंकि फिनोक्सिलिन, ये बात तो आपने 10th में भी पढ़ी होगी, क्योंकि फिनोक्सिलिन जो होती है एसिड के साथ कोई कलर नहीं देती है, पर फिनोक्सिलिन जो होती है बेस के साथ पिंक कलर दे देती है, लाइट पिंक कलर। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इसकी टाइट्रेशन की जाती है। अब इसकी टाइट्रेशन जब की जाती है तो फिनोक्सिलिन जो होता है ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। वीक ऑर्गेनिक एसिड, देखो ऑर्गेनिक है तो कार्बन होगा, एसिड है तो वीक ही होगा, क्योंकि कार्बन वाले एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होते नहीं, वीक ही होते हैं। ठीक है जी, जगह इसको। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होगा, तो जैसे ये एच ए है, क्या इसको वीक एसिड ऐसे लिख लूं? चलो ऐसे लिख लूं, एच पी एच लिख लूं। फिनोक्सिलिन एच प्लस को रिलीज करता है। फिनोक्सिलिन जब एच प्लस को रिलीज करता है तो वो एच प्लस और फिनोक्सिलिन आयन बनाता है, ये आयन बनाता है। जो फिनोक्सिलिन होता है ना, ये खुद कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। पर फिनोक्सिलिन जब कंप्लीटली डिसोसिएट होने लगता है तो वो एक लाइट पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, लाइट पिंक कलर देता है जो आप टाइट्रेशन करते हो। अब आपको ये समझाता हूं कि टाइट्रेशन में क्यों कलरलेस टू लाइट पिंक में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इसके अंदर एसिड डाल दूं, एसिड एसिड डालने से क्या होगा जरा देखते हैं। यानी कि अगर एसिडिक मीडियम पड़ा हुआ है, एसिडिक मीडियम क्या देगा, एच प्लस। जब एसिडिक मीडियम एच प्लस देगा, एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फिनोक्सिलिन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिनोक्सिलिन का मॉलिक्यूल का कलर क्या है, कोई कलर नहीं है। जब कोई कलर नहीं है तो फिनोक्सिलिन ने एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देना है, कलरलेस। कोई रंग ही नहीं आएगा मेरे बच्चों, बात समझ में नहीं आई, कोई कलर नहीं आएगा। पर मान लो मैंने फिनोक्सिलिन लिया, जो ये फिनोक्सिलिन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर भी बना दूंगा, टेंशन मत लेना। अब मान लो मैंने बेस डाल दिया, बेस डाल दिया, बेस क्या देगा, बेस देगा OH माइनस, और ये अब OH माइनस और H प्लस मिलके क्या करेंगे, वाटर बना देंगे। H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना देंगे बच्चों, ये तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि किसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी सिस्टम में, H प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। अब सोचो जब H प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो कौन सा आयन बनना शुरू हो जाएगा, फिनोक्सिलिन आयन। और फिनोक्सिलिन आयन का कलर क्या होता है, लाइट पिंक। तो आप बताओ फिनोक्सिलिन बेसिक मीडियम में कौन सा कलर दे देगा, फिनोक्सिलिन इन बेसिक मीडियम विल गिव लाइट पिंक कलर। लॉजिक समझ में आ गई। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये तो खैर एक नॉलेज हो गई, ये तो आपकी एक जनरल नॉलेज होगी जो आपको सॉर्ट ऑफ एनालिसिस में आनी चाहिए। पर यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन पता क्या बनता है, फिनोक्सिलिन की जो टाइट्रेशन होंगी, फिनोक्सिलिन की जो टाइट्रेशन होंगी आपके स्कूल में भी कराई जाती होंगी, इन टाइट्रेशन की एक स्पेसिफिक टाइप होगी। यानी कि मुझे या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस मिल जाए, जगह यार इसको, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग, तो ये ठीक नहीं है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का केस मिल जाए। ठीक है, तो टाइट्रेशन करी जा सकती है। या फिर मुझे वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का केस मिल जाए, टाइट्रेशन की जा सकती है। आप एक खासियत देखो, यानी कि फिनोक्सिलिन की टाइट्रेशन केवल तभी की जा सकती है जब सामने कौन बैठा हो, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका लॉजिक सुनो, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ही OH माइनस को प्रोड्यूस करके इक्विलिब्रियम किस पे शिफ्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे वीक बेस आएगा, इक्विलिब्रियम आगे जाएगा नहीं, क्योंकि वीक बेस OH माइनस कम देगा, OH माइनस कम देगा, न्यूट्रलाइजेशन कम होगी, न्यूट्रलाइजेशन कम होगी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, कलर चेंज आने में टाइम लग जाएगा, टाइट्रेशन का पर्पस ही फेल हो जाएगा। तो यानी कि फिनोक्सिलिन की जब भी टाइट्रेशन होगी तो सामने मुझे दो केस चाहिए, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आप इतना मत याद करना, आप इतना याद करना,
फिनोल्फथलीन की टाइट्रेशन में केवल स्ट्रॉन्ग बेस चलेगा। तो आपको चार ऑप्शन आ जाएंगी। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द फिनोल्फथलीन टाइट्रेशन कैन बी डन यूजिंग। चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, पर किस में चलेगी टाइट्रेशन, मुझको उसको ढूंढना है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ही फिनोल्फथलीन जो कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है उसको शिफ्ट कर सकता है। तो यानी कि मेरा आंसर ये और ये चलेगा जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस वाला आंसर मैं टिक ही नहीं करूंगा, काम ही नहीं चलेगा। अब ये तो हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये है ऑक्सैलिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये HCl है, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl है, ये एनालीन है। वीक एनालीन जो होता है वो वीक बेस होता है, कार्बन आ गया ना, वीक बेस ही होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, सो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। किस पे चलेगी टाइट्रेशन? जहां स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि यहां चलेगी और यहां चलेगी, यहां और यहां फिनोल्फथलीन की टाइट्रेशन नहीं चलेगी। यानी कि फिनोल्फथलीन की टाइट्रेशन अगर करनी है और आपको अगर इंडिकेटर चाहिए तो आप इसमें और इसमें यूज कर सकते हो, इसमें और इसमें यूज नहीं कर सकते हो। फिनोल्फथलीन को वीक बेस की टाइट्रेशन में यूज नहीं कर सकते। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक, ऐसा एक और केस कराता हूं। एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज। 10th में था मेरे बच्चों का, आपको येलो टू रेड होता था उसका, तो याद होगा आपको। मिथाइल ऑरेंज को ऐसे लिखते हैं MEOH। अब समझो इसका मतलब क्या है। मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस, ये एक वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। यानी कि मिथाइल ऑरेंज जब टूटेगा इक्विलिब्रियम होगा, एक कटायन बनेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, ये इसका कलर येलो होता है, इसका कलर, मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज नहीं होता भाई, मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो होता है। और जब मिथाइल ऑरेंज टूटता है इस कटायन में, इसका कलर रेड होता है। अब लॉजिक देखना, मान लो मैंने बेस डाल दिया, बेस किसको कर देगा, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देगा? OH माइनस की। OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ते ही इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? तो यानी कि मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देने लगेगा? येलो। यानी कि मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है? दिमाग में याद आ गया, 10th क्लास में बताया हुआ। अब लॉजिक बता रहा हूँ, 10th में रटवाया था, अब लॉजिक बता रहा हूँ। पर अगर यही मेरा एसिडिक मीडियम होता, जरा देखते हैं क्या होता है। समझ में आई गया होगा आपको शायद। एसिडिक मीडियम, लो जी, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम क्या करेगा? एसिडिक मीडियम H+ देगा। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? OH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। OH की कंसंट्रेशन कम होती है, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? जैसे इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल कटायन बन जाएगा। और इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। तो यानी कि एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देने लग गया? रेड कलर। यानी कि मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम गिव्स रेड कलर। और इसकी टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं फिर। इसकी टाइट्रेशन उल्टा चलेगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज को कौन है जो शिफ्ट कर सकता है रेड की तरफ? स्ट्रॉन्ग एसिड शिफ्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड नहीं कर सकता। यानी कि इसकी यानी कि इसकी टाइट्रेशन में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड जरूर चाहिए, मस्ट बी देयर। बेस स्ट्रॉन्ग भी चलेगा और बेस वीक भी चलेगा। यानी कि मिथाइल ऑरेंज की टाइट्रेशन किस किस केस में चलेंगी? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस चलेगी, बिल्कुल चलेगी, क्योंकि हमें सामने क्या मिल गया? नेक्स्ट,
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस चलेगी? नहीं चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। हमें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, बिल्कुल चलेगी। बेस को हमने देखना ही नहीं, चलेगी। वीक एसिड वीक बेस नहीं चलेंगी। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चलेगी। यानी कि मिथाइल ऑरेंज की टाइट्रेशन में आपने सामने क्या देखना है? स्ट्रॉन्ग एसिड देखना है, काम चलेगा। नहीं तो एसिड वीक होकर काम चलेगा। यानी कि मिथाइल ऑरेंज की टाइट्रेशन क्या ऑक्सैलिक एसिड के लिए चलेगी? नहीं, ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है। मिथाइल ऑरेंज की टाइट्रेशन क्या एसिडिक एसिड के लिए चलेगी? नहीं, क्योंकि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है। एसिडिक एसिड की टाइट्रेशन करनी तो फिर मैं किसका चुनाव करूंगा? फिनोप्थलीन का, क्योंकि फिनोप्थलीन के केस में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी हो, बेस मुझको स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। तो आप अपने 11th क्लास में स्कूल में जो टाइट्रेशन करते हो फिनोप्थलीन को लेके, दो ही करते हो। NaOH HCl बेस स्ट्रॉन्ग है, NaOH ऑक्सैलिक एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप कौन से टाइट्रेशन करते हो? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सामने एसिड क्या लेते हो? या HCl या ऑक्सैलिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो। पर अगर मिथाइल ऑरेंज को यूज करना है तो क्या ये टाइट्रेशन चलेंगी? NaOH वर्सेस HCl चलेंगी, क्योंकि सामने एसिड क्या पड़ा हुआ है। पर क्या ये चलेंगी NaOH वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड? नहीं चलेंगी। हमें एसिड वीक नहीं चाहिए, हमें एसिड स्ट्रॉन्ग चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया अच्छी? तो यहाँ पे भी कॉमन एंड इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। इसे क्लियर? हालांकि जो फिनोप्थलीन होता है ना, वो एक तो बनता है फिनोल से नेमिंग तो थोड़ी बहुत सीख ही चुके हो, और एक बनता है थैलिक एनहाइड्राइड से। ये जो है ना, ये थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो इसका H, इसका H, इसका O वाटर निकलता है, H2O निकलता है और ये ऐसे जुड़ जाता है। H2O चला जाता है, यहां से एक बॉन्ड ये बना लेता है फिनोल, एक बॉन्ड यहां से बन जाता है फिनोल का। तो खैर इसके स्ट्रक्चर की आप टेंशन मत लेना, स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा आपसे। यानी कि अगर आपने पूछा जाए फिनोक्सिलिन के लिए रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए, तो फिनोल एंड थैलिक एनहाइड्राइड, फिनोल एंड थैलिक एनहाइड्राइड से इसके मॉलिक्यूल बन जाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल करा देते हैं। लास्ट क्लास में भी कराए थे, आज दोबारा करा देते हैं। ये अमोनिया वाला था ना? नहीं, चलिए इसके बाद ये के ए के बी, ये तो पता ना, एसिड का के ए है, उसके कंजुगेट बेस का के बी है, तो के ए इंटू के बी 10⁻⁻14 होता है। ये तो सीबीएसई में करा दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ नहीं कराऊंगा मैं। और कॉमन एंड इफेक्टिव न्यूमेरिकल दोबारा से कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में भी किया था। देखिए आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है, मैं वही एग्जांपल के आपको केस कराऊंगा। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वो ये है कि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 मोलर, एसिटेट आयन भी 0.05 मोलर दे दिया आपको। ठीक है जी, कह रहे पीएच कितनी होगी। मतलब क्वेश्चन ये है, what will be the pH of the mixture if acetic acid 0.05 is mixed with 0.05 molar acetate ion। एसिटेट आयन 0.05 मिक्स कर दिया उसके अंदर। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, हालांकि एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो 1.8 समथिंग लिखा है, मैंने 2 कर दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई। देखिए एसिटिक एसिड जो होगा वो किस में टूटेगा? एसिटेट में। और एसिटिक एसिड इनिशियली था कितना? 0.05, और हमने एसिटेट और डाल दिया, एसिड डाल देंगे हमने, तो एसिटेट भी हमने 0.05 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 माइनस एक्स, और ये हमने कितना ऐड कर दिया है? 0.05 तो डाल ही दिया है, और एक्स जो टूटेगा थोड़ा सा ये भी बनेगा,
और ये भी कितना बनेगा, ये भी x ही बनेगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka कितना हो जाएगा, दिस। अरे समझ में आ गया ये तो लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहा है, एसीटेट भी 0.05 है, दिस अपॉन दिस। ठीक है जी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होगी उसको निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि x इज वेरी स्मॉल, तो इसको कर दो निग्लेक्ट। अगर x निग्लेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला मत करना, सो Ka विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू x, 0.05 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, Ke आ गई। तो Ka कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भी तो x प्लस है, तो x प्लस की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10⁻, सो pH की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग ऑफ h प्लस, और h प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻, 2 इंटू 10⁻⁵। तो आंसर तो आप निकाल ही लोगे, तो निकालना सिखाई दिया मैंने आपको, तो 4 पॉइंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। पर अब आपने यहां पे क्या सीखना, कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट। आपने यहां पर मेरे बच्चों ये सीखना है कि अगर कभी ऐसा केस आया कि जितना उसने एसिड दिया है उतना ही उसने अनायन का अमाउंट ऐड कर दिया है, जितना एसिड दिया है उतना ही अमाउंट उसके अनायन का उसने ऐड कर दिया है, अगर ऐसा कर दिया हो तो, यानी कि मैं लिख देता हूं, इफ एसिड एंड अमाउंट ऑफ anion added आर इक्वल, अगर ऐसा केस आ गया, अगर ऐसा केस आ गया तो pH pKa के इक्वल हो गया। कैसे, मैं बताया था, pH माइनस लॉग ऑफ Ka के इक्वल होगी। कैसे, क्योंकि Ka ही तो क्या था, x, और x क्या था, H प्लस। समझ आ गया। पर ये कब करना है, ये तब करना है इफ द अमाउंट ऑफ, if the amount of salt added and acid is equal। मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे ये आ गया, और कई बार तो ओरली भी कर सकते हो, आपको कहेगा फॉर्मिक एसिड इज 0.2 मोलर एंड सोडियम फॉर्मेट एडिड इज 0.2 मोलर, बाहर से इतना ही ऐड कर दिया उन्होंने। pKa of formic acid is 3, फाइंड pH, आ गया आंसर। अनायन जितना ऐड किया है एसिड भी उतना ही है, उतना ही है, तो pH की वैल्यू क्या आती है, pH की वैल्यू तो pKa ही आती है, और pKa कितना है 3, तो pH भी कितनी हो जाएगी 3। एक स्टेप में क्वेश्चन होता है, एक स्टेप में क्वेश्चन होता है। पर एक बात मैं और बता दूं, हालांकि यहां से एक इक्वेशन बनती है हेंडरसन इक्वेशन, वो इक्वेशन बनेगी बफर के अंदर, पर ये अल्टीमेटली बफर ही बन रहा है। बफर क्यों बन रहा है, क्योंकि आगे चल के मैं बफर कराऊंगा, तो जिस बच्चे को मेरी अब बताइए बात समझ में आए तो पहले बफर का लेक्चर देखे और फिर वापस आ सकता है। बफर जो होता है, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर होता है मिक्सचर ऑफ एसिड, वीक एसिड, एंड द सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली ये क्या बना रहा है, ये बफर ही तो बना रहा है, ये बफर ही बना रहा है। तो एक्चुअली यहां पर एक इक्वेशन होती है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ये एक इक्वेशन होती है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं मेरे बच्चों, हेंडरसन इक्वेशन। ये इक्वेशन होती है, हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं इसको। ये बफर के लिए यूज की जाती है। ये किसके लिए यूज की जाती है, दिस इज फॉर एसिडिक बफर। और आपने तो सीबीएसई के बैच में एसिडिक बफर पढ़ लिया है। एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड और सॉल्ट, सॉल्ट किसका, उसी वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस। और अब इस फॉर्मूले को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है, एसिड और सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी ले ली है, इक्वल।
जब इक्वल ले ली तो log 1 जीरो हो गया, तो पीके ही पीएच हो गई। अगर पीके 4.2 दिया तो पीएच भी 4.2। अगर के दिया है तो उसका माइनस पीके तो लेना आता ही है ना। पीके का फॉर्मूला क्या होता है? पीके का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के। क्वेश्चन हो जाएगा। पर अब आपको समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले का फायदा क्या है। जैसे मान लो मैंने एसिटिक एसिड लिया 0.02 मोलर और मैंने सोडियम एसिटेट ऐड किया, बाहर से ऐड किया 0.2 मोलर। अब पता है पीएच क्या हो जाएगी? अब पीएच फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे? पी और उसका पीके ए है 4.25। तो कैसे निकालेंगे? पीएच विल बी, ये बफर नहीं हो गया, फॉर्मूला लगा दो ये वाला उठा के। पीएच क्या हो जाएगी? पीके ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो हो गया पीएच पीके ए प्लस लॉग ऑफ, अब बताओ सॉल्ट कितना है उसका? 0.2 0.02, तो log 10 आ जाएगा। log 10 1 होता है, 1 पीके में ऐड हो जाएगा, तो पीएच कितनी आ जाएगी? 5.25। और कभी कभी आपको पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब वो बच्चा कर लेगा जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, प्योर मैथमेटिक्स अच्छा होगा, केमिस्ट्री बिल्कुल बेकार भी तब भी चल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड so as to make pH 5.25 from pH 4.25, तो 10 होना चाहिए ना। log 10 1 होता तभी तो ऐड होगा। तो एसिड और सॉरी सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन की रेशियो शुड बी 10 टाइम्स, 10:1। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं आपको ये बात समझ में आई तो आप बताओ। pKa is 3.6, pKa is 3.6, what should be ratio of salt and acid to make pH 5.6? Answer is simple, 100। मैंने मैथ से चाहिए कि मैं सीधे रद्दी हो चलेगा 100, यानी कि 100:1 होनी चाहिए। क्यों 100:1 होनी चाहिए? क्योंकि सॉल्ट और एसिड में 100 का अंतर होगा, तो log 100 2 होता है। log 100 कितना होता है? 2। तो पी के ए में कितने का इंक्रीज करा रहा है वो? 2 का ही। तो पीएच में 2 का तो इंक्रीज करा रहा है। जब पीएच में 2 का इंक्रीज करा रहा है तो सॉरी पीके ए से 2 का इंक्रीज करा रहा है, तो 2 का इंक्रीज करा रहा है तो मुझे 100 चाहिए ना, तभी तो log 102 आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं समझ में आया? और अगर यही क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन है सब, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन होता और आंसर लास्ट में लिखा होता टू मेक पीएच 2.6, -1 चाहिए, 1/10। मैंने कहा मैथ अच्छा चाहिए, केमिस्ट्री रद्दी हुई चलेगा। तो यानी कि इसमें आंसर आना चाहिए सॉल्ट इज टू एसिड शुड बी 1/10। लॉजिक समझ में आ गया बच्चे? उधर बच्चों क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब सेम बात तो बेस के लिए भी चलेगी, जब बेस डालेंगे बेस में कॉमन इफेक्ट लगेगा, उसका भी तो न्यूमेरिकल बनता है। आ जाओ, एनसीईआरटी का एक बेस का भी क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो एनसीईआरटी के एक एक एग्जांपल करने हैं बच्चों, कुछ नहीं पता क्या आ जाए, और देखते हैं।
कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया। अमोनिया एक बेस होता है, अमोनिया एक बेस होता है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, के भी दे रखा है। अब मैंने लास्ट क्लास में बेस की कंसंट्रेशन और बेस के केवी से पीएच निकालनी सिखाई थी। बेस की कंसंट्रेशन और केवी से पीएच का फॉर्मूला था पीएच इज इक्वल टू 14 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ केबीसी। तो मैं इसको सॉल्व तो करूंगा नहीं, लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व नहीं करूंगा। यानी कि आपने केबी और सी पुट करना है, केबी और सी पुट करना है, लॉग लेके 2 से डिवाइड करके 14 में, और पीएच आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट पीएच। अच्छा जी, पीएच निकाल दिए। आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद, मतलब इसका 50 ml 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, मतलब इसका 50 ml इसका 25 ml HCl के साथ ट्रीट कर रहा है वो। ठीक है जी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट कितने आगे, 5 आगे। अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट कितने आगे, 5 आगे। देखिए, अब हम मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब हम मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे HCl के, कितने निकलेंगे, 25 इंटू 0.1। अरे याद है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 2.5, यानी कि 2.5 से तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, 2.5 से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यानी कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया लेफ्ट कितना होगा, 2.5 ही होना है। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम बनेगा, अमोनियम क्लोराइड से क्या बनेगा, अमोनियम। कैसे बनेगा, अमोनिया, और ये HCl है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो 2.5 और 2.5 मिली इक्विवेलेंट अमोनियम क्लोराइड के बनने हैं, यानी कि अमोनियम की कंसेंट्रेशन भी कितनी बन रही है, सेम। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है, व्हाट इज टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज, ऐड करके निकाल लो ना, 50 प्लस 25। तो असूलन ये क्वेश्चन होना कैसे चाहिए, पर हम करेंगे वैसे नहीं क्योंकि एंट्रेंस की बात है, हमें तो वहां पे MCQ करना है। असूलन क्वेश्चन होना चाहिए, बच्चा इस मिली इक्विवेलेंट और इस वॉल्यूम से मोलैरिटी निकालेगा, किसकी, अमोनिया की। फिर इस मिली इक्विवेलेंट और इस वॉल्यूम से मोलैरिटी निकालेगा। फिर मोलैरिटी निकालने के बाद वैसे ही करेगा जैसे हमने अभी एसिड का किया था। मोलैरिटी निकालने के बाद ऐसे करेगा जैसे हमने एसिड का किया था, ऐसे देखो, अमोनिया गिव्स अमोनियम प्लस OH माइनस। तो मान लो इसकी मोलैरिटी निकली C और इसकी भी निकली C डैश, ये हो जाएगा ऐसे, तो C माइनस एक्स, C डैश माइनस एक्स एक्स। फिर वैसे ही KB निकालेंगे, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, फिर x को निगलेक्ट करके x की वैल्यू निकालेंगे और हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। पर अब यहां पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, सुन लो क्यों नहीं कर रहे। यहां पे हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे मेरे बच्चों, क्योंकि इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर है, तो दोनों की मोलैरिटी भी इक्वल निकलेगी। और अगर मोलैरिटी इक्वल निकले, याद करो एसिड का केस, मोलैरिटी इक्वल निकले तो उसमें हम क्या कर रहे थे, तो H प्लस इज इक्वल टू के ही ले रहे थे। और यहां पे मोलैरिटी इक्वल निकलेगी तो क्या मैं OH माइनस को सीधा किसके इक्वल नहीं ले सकता, या करके दिखाऊं, करके दिखाऊं। चलो, इसकी मोलैरिटी C है, इसकी भी C निकलनी है मान लो, तो C, C 0, C माइनस एक्स, C प्लस एक्स एक्स, आप उसकी रेशियो ले लो, x निगलेक्ट कर दो एडिशन सब्ट्रैक्शन में से, तो x KB के इक्वल ही आ जाएगा। और अगर x KB के इक्वल ही आएगा, x OH माइनस है तो OH माइनस किसके इक्वल आ गया, OH माइनस KB के इक्वल आ गया। जब OH माइनस इक्वल आ गया तो POH कितनी हो जाएगी, POH हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ KB, यानी कि PKB। मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों। एक और बात बताऊं, अगर बफर की नॉलेज है तो, अगर बफर की नॉलेज है
तो ये बफर ही तो बन गया। कैसे? बफर क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग। तो मिक्सचर ऑफ वीक बेस विद सॉल्ट ऑफ वीक, सेम वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, बफर नहीं हो गया? अगर एक बफर हो गया तो बेसिक बफर की भी एक इक्वेशन होती है, उसको हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। आओ आओ मैं वो भी करा देता हूं। अच्छा वो क्वेश्चन तो रह ही गया, क्वेश्चन तो रह ही गया, क्वेश्चन तो कर लेते, अब तो हट गया ना वो, कैसे आएगा दोबारा? क्वेश्चन हट गया वो। चलिए, अब उसमें क्या आ रहा था, अब उसमें क्या आ रहा था, चलो कर देता हूं मैं। अब आ जाएगा शायद, आ गया। अब उसमें क्या आ जाएगा, पहले तो इसको हटाओ यहां से। अब OH माइनस किसके इक्वल आ गया, POH किसके इक्वल आ गई? पर हमें क्या निकालनी होती है, पीएच। तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच विल बी इक्वल टू माइनस, सॉरी 14 माइनस पीओएच, यानी कि पीकेबी। तो 14 माइनस पीकेबी, उसका केबी दे रखा है, ये रहा। तो माइनस पीकेबी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ, तो आप ये वाला केबी उठाना, इस केबी को यहां पुट करना, माइनस लोग लेना, 14 में से माइनस करना, पीएच आ जाएगी। और देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया, इतने लंबे तरीके से किया उसने, उसने इतने लंबे तरीके से किया क्वेश्चन को, हम इतने लंबे तरीके से करेंगे नहीं। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? एक बार रिवीजन होगी, लास्ट क्लास में भी तो बात हुई थी ना। पर ये तब करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये तब करना है। एसिड के केस में अगर एसिड और अनायन इक्वल दिए हुए हैं तो आपने H प्लस किसके इक्वल ले लेना है, के ए के। तो पीएच किसके इक्वल आ जाएगी, पी के ए के। अगर ये बेसिक मिक्सचर का क्वेश्चन आए, वीक बेस की कंसेंट्रेशन और उसके कटायन की कंसेंट्रेशन जो ऐड करी बाहर से इक्वल दे रखी हो, तो OH माइनस की वैल्यू Kb आ जाएगी और POH की वैल्यू PKB आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, आपको दिखाता हूं इसने कैसे किया। ये देखो Kb, अब देखो OH माइनस की वैल्यू क्या ले ली इसने, 1.77 10 की पावर माइनस 5 ले ली, नहीं ले ली? ये देखो OH माइनस Kb के इक्वल ले लिया, नहीं ले लिया? मैं भी तो आपको यही सिखा रहा हूं, आप सीधा ले लो ना ये OH माइनस Kb के इक्वल, और OH माइनस आ गया तो OH माइनस से POH आ जाएगी, POH आ गया तो पीएच तो आ ही जाएगी। अरे लॉजिक समझ में आ गया? इसने इतना लंबे तरीके से कर दिया क्योंकि इसको तो स्कूल के हिसाब से कराना है ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतना लंबा तरीका कर दिया इसने। देखो हमने इस तरीके को यूज ही नहीं किया, हमने क्या कंसेप्ट लगाया, दोबारा से सुन लो। हमने अमोनियम की कंसेंट्रेशन निकाली, उसके सॉल्ट की कंसेंट्रेशन निकाली, दोनों के मिली इक्विवेलेंट जो बच गए थे बराबर बच गए थे, यानी कि दोनों की मोलैरिटी तो बच जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जब ऐसा केस आ जाए तो OH माइनस की वैल्यू Kb के इक्वल, तो POH की वैल्यू PKB के इक्वल, आंसर खत्म। और यहां से फिर एक इक्वेशन बनती है बेसिक बफर के लिए, बेसिक बफर के लिए यहां से एक और इक्वेशन बनती है जिसको हम हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। और वो मैं बताऊं, मैं चाहूंगा कि आप एसिडिक बफर जैसी इक्वेशन याद करो, तो उसकी इक्वेशन ना POH के लिए याद करना, याद करनी आसान हो जाएगी अगर आपको एसिडिक बफर की इक्वेशन याद थी तो। एसिडिक बफर की इक्वेशन थी PH इज इक्वल टू PKA, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है, प्लस बेस। खत्म, क्वेश्चन बिल्कुल सही बन गया, नहीं बन गया? अब देखो, अभी आपने सॉल्ट जो निकाला उसकी कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी, कट गया, पीकेबी ही पीओच आ गई, पीओच को 14 में से माइनस करके क्या निकाल देंगे, पीएच। लॉजिक समझ में आया? बोलो बच्चे। तो यहां से बेसिकली वो कंसेप्ट ना अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इस इक्वेशन को रट लो कि सॉल्ट और बेस बराबर है, ये 1 हो गया, 0 हो गया, पीकेबी पीओच हो गया, पीओच से पीएच निकाल लेना। समझ में आया? यानी कि अगर मैं कहूं कि बेस इज 0.2 मोलर एंड 0.002 मोलर and ammonium chloride added is
0.2 मोलर। फाइंड द पीएच। अब देखो क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, पीओएच, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक बफर है। बेसिक बफर में ध्यान रखते हैं यहाँ पीएच नहीं होती, क्या होती है, तो पीओएच विल बी इक्वल टू पीकेबी। अच्छा पीकेबी, चलो केबी इज इक्वल टू 10⁻⁵ तो केबी 10⁻⁵ है तो पीकेबी कितना हो जाएगा, सीधा 5 लॉग ऑफ, अब ये 0.02 है और वो 0.002 है, तो ये 10 आ गया, ये 10 आ गया तो क्या हो गया, 1 + 5, तो पी, और एक को बताऊं, एक ऑप्शन में पीएच 6 लिखी होगी आपको फंसाने के लिए, उसको 14 में से माइनस कौन करेगा, 14 में से माइनस भी तो करोगे, तो 14, तो पी एच विल बी 8। और यहां पे फिर वही क्वेश्चन आ सकते हैं कि भी कंसंट्रेशन कितनी सॉल्ट की और एसिड की, बेस की ले ले कि पीएच इतनी इंक्रीज हो जाए इतनी डिक्रीज हो जाए, तो फिर उसके लिए केमिस्ट्री कम और क्या ज्यादा चाहिए, मैथमेटिक्स क्यों भाई, केमिस्ट्री तो नहीं चाहिए तेरे को, केमिस्ट्री भी चाहिए, ठीक है, दोनों चाहिए, तो आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि हेंडरसन इक्वेशन के क्वेश्चन मैंने आपको कॉमन एंड इफेक्ट के साथ करा दिए, हालांकि कराने नहीं चाहिए थे, पर आप सोचो जब बेस के अंदर, वीक बेस के अंदर हम उसी का इक्वेशन डाल देंगे तो बफर ही बन जाएगा, अगर बफर बन जाएगा इक्वेशन कौन सी लग जाएगी, हेंडरसन इक्वेशन लगा के क्वेश्चन कर देंगे। आप जाओगे ना कॉमन एंड इफेक्ट के क्वेश्चन कम मिलेंगे पर हेंडरसन इक्वेशन के बहुत मिलेंगे, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।